Hi guys, शारिक खान here from डॉक्टर अमीना क्लासेस। आप लोगों से वादा किया था कि अगले टर्म में वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड की बात चल रही थी शायद। यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। उसका फॉर्मूला बताया था आपको, और आई थिंक आपको याद होगा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि अगले टर्म में हम शुरू करेंगे, शुरू क्या बल्कि इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। आप देखेंगे बड़ा इतने मज़ेदार प्रॉब्लम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, अलग तरह से, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और उसके बाद आज हमें कोशिश ये करना है कि आज कोशिश क्या करना है बल्कि करेंगे ही हम, आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स भी करके दिखाऊंगा आपको यहाँ। और उसके बाद अगले टर्म में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, इतने ढेर प्रॉब्लम बनते हैं, बड़े मज़ेदार प्रॉब्लम बनते हैं। आज की क्लास टिल द एंड मिस मत करना एक सेकंड के लिए भी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये, और आई एम श्योर कि आप सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। आज इसके पहले कि हम आगे चलें, चलो थोड़ा सा, हो सकता है कुछ बच्चे नए आए हों तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी क्विक रीकैप कर लें अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा। देखो, हम जानते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझना काफ़ी होता है, उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं या स्केलर्स कहते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम बिना डायरेक्शन के नहीं समझ सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देके बताया था, जिन बच्चों ने मिस कर दिए हों तो उनके लिए ये सजेस्टेड है कि आप इस क्लास के बाद वो वाले पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका टेल कहलाता है, एंड पॉइंट इसका टिप कहलाता है। एरो की जो लेंथ होती है इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। ये हम तो पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, को प्लेनर क्या होते हैं, को टर्मिनस क्या होते हैं, को इनिशियल क्या, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर का बहुत यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारी फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है। स्पाइडरमैन है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है स्पाइडरमैन हमारी हेल्प करने के लिए आ जाता है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, यूनिट वेक्टर के ऊपर। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा के उसको इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ वेक्टर अगर 1 है तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। कैसे मिलता है हमें यूनिट वेक्टर? किसी वेक्टर को ए को, मान ले कोई वेक्टर ए है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम प्लस आई कैप से डिनोट करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट करते हैं। अलोंग जेड एक्सिस उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो ये इन सब की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। किसी भी वेक्टर की आप डायरेक्शन रिवर्स कर दो, आगे बहुत करना पड़ेगा, तो उसकी ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्राइंगल लॉ क्या होता है। दो वेक्टर्स पी एंड क्यू किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। एक बॉडी को दो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं एक साथ, बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। एक बॉडी को एक साथ दो इंजन हैं, दो वेलोसिटी दे रहे हैं, होती है ना मीन्स व्हीकल्स में, और 3 इंजन व्हीकल्स भी होते हैं, 4 इंजन व्हीकल्स भी होते हैं। एक साथ अलग अलग पावर, अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अलग अलग वेलोसिटीज दे रहे होते हैं उसको। तो कंबाइंड क्या होगा सबका? कॉम्बिनेशन क्या होगा? कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? उस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो अगर एक बॉडी के ऊपर दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं, दीज वेक्टर्स में भी डिस्प्लेसमेंट, में भी वेलोसिटी, में भी फोर्सेस, में भी एनी काइंड ऑफ वेक्टर, तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट होता है बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इनका ऑर्डर एक हो गया क्लॉकवाइज, इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, समझा चुका हूं। और यही हमें दोबारा डिस्कस करना है आज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये टेल टू टिप मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है, ये पढ़ा था हमने। और हम लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। आज इसका हम पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म भी देखेंगे। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म ये होता है, अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स हो सकते हैं।
ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, ये जेड पार्ट है, ये उसकी वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये उसकी वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये उसकी वैल्यू अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो ये तीनों उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस हम आज के प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। तो आप लिखिए आज की एग्जांपल नंबर 1। ये सब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। बहुत मजेदार प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं, आपको मजा आएगा। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक क्विक रिकैप था। कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर किए जाएं। बातें ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा होना चाहिए। तो एक मूल मंत्र, बातें कम काम ज़्यादा, बातें कम काम ज़्यादा। लेकिन काम की बातें तो करनी पड़ेंगी। बातें कम काम ज़्यादा, लेकिन काम की बातें ज़रूर करनी है। अच्छा, अब आप मेरे साथ साथ जब प्रॉब्लम लिखूंगा तो मेरे साथ साथ इन्वॉल्व रहना। जो प्रॉब्लम दूंगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जो बच्चे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, चैट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे, वही तो चाहिए। मतलब वो ग्रास्पिंग पावर उनकी अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब ये थोड़ा सा यहाँ छोटा सा लेक्चर ज़रूर देने का बनता है यार। यहाँ देखो, अभी बहुत टाइम है। अभी जो बच्चे, ग्रास्पिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है? जो ध्यान से सुनता है और उसकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है। तो अभी आपको कंसंट्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, कोई प्रॉब्लम समझाई जाती है। जो बच्चे कंसंट्रेशन से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कंसंट्रेशन से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद प्रॉब्लम समझ ली, कंसंट्रेशन पूरा वाइटल रोल प्ले करता है। तो जो बच्चा कंसंट्रेशन से सुनेगा वो ग्रास्प जल्दी कर लेगा। क्यों कर लेगा बताओ, उसका रीज़न क्या है? अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो जब हमारे पास टाइम सफिशेंट होता है और हम कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प हो जाता है फॉर एवर। लेकिन आप सोचोगे यार बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आप यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम। कंसंट्रेशन तो देखो यार करना ही पड़ेगा, अभी करो या बाद में करो। लेकिन अब आप सोचो जब आप बाद में करोगे ना तो कितनी सारी चीज़ें और पढ़ चुके होंगे हम। जब आप सोचोगे बाद में रिवाइज करूँगा तब समझ लूँगा ग्रास्पिंग पावर, तो देखो इसकी एक लिमिट होती है। जब टाइम कम बचेगा, जब आपने टाइम वेस्ट कर दिया होगा, सबकी बात नहीं कर रहा, सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं और जो बोलता जाता हूँ साथ साथ करते जाते हैं। वो कुछ बच्चे थोड़ा सा यार कर लेंगे ना, दूसरा कर तो रहा है यार मैं क्यों करूँ, बहुत नुकसान करने वाले। जो बच्चे साथ साथ चलेंगे वो फ़ायदा उठाएंगे, जो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे वो फ़ायदा उठाएंगे, रिस्पॉन्स देने वाले बच्चे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप सोचो, आप बाद में अगर कोई पेंडिंग बात के लिए छोड़ेगा तो अब टाइम कम बचा, कंसंट्रेट करके ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है। तो हमारी ग्रास्पिंग पावर की एक लिमिट होती है। तो मालूम है आपको क्या होगा, जब आप बाद के लिए इसको छोड़ दोगे तो टाइम बहुत कम रह जाएगा, और टाइम कम रहेगा तो आपकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जब ग्रास्पिंग पावर कम हो जाएगी तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी पूरा कंसंट्रेशन से पे करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको कंसंट्रेशन से सुनो उसको। ग्रास्पिंग पावर खूब बढ़ी हुई होगी आपकी, और जब ग्रास्पिंग पावर बढ़ी होगी तो जिस बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है वो रिस्पॉन्स करता है, वो सवाल सॉल्व करके दिखाता है। हम लोग इसी बेसिस के ऊपर तो मालूम क्या करते हैं, जो जितने भी टीचर्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बच्चों से क्लास क्वेश्चन किया या प्रॉब्लम दिया, जो बच्चे जवाब फटाफट देते हैं, या चैट बॉक्स में, अभी तो आप क्लास में नहीं है तो आप वर्बली जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जवाब चैट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो जो बच्चे बराबर से चैट बॉक्स में जवाब देते जाएंगे, आंसर्स लिखते जाएंगे, हम उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं सारे टीचर्स कि यार ये बच्चा तो 90+ वाला है, ये बच्चा तो 80+ वाला है, ये बच्चा 60+ वाला, और ये बच्चा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बी एक्टिव, बी इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी प्रोसेस। हमारे साथ साथ चलिए, सुनते जाइए। हर चीज़ को आसान बनाना है, हमें मुश्किल कुछ नहीं बनाना। हमारा काम हर चीज़ को बड़ा आसान बना के पेश करना है, बड़ी आसान, ये हमारे हाथ में। हम चीज़ों को आसान बनाना, डिफ़िकल्ट बनाना हमारे हाथ में। अब आगे की प्रॉब्लम शुरू करते हैं। देखो क्या है, हमें मालूम है, देखो एक प्रॉब्लम लिखवा रहा, एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं आज, ठीक है? बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है ये। लिखिए प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जाम्पल आज का नंबर 1। द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है भाई? ये एक्सप्रेशन है
1/√2i प्लस 1/√2j, एक वेक्टर दिया हुआ है, इज अ, ऑप्शंस आ गए एकदम से, इज अ, ऑप्शन ए इज अ यूनिट वेक्टर। क्या ये यूनिट वेक्टर है? ऑप्शन बी, बच्चे तो फटाफट शुरू हो गए होंगे, मुझे मालूम है। इज अ नल वेक्टर, क्या ये नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है? ऑप्शन सी। क्या ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है कितना? √2। डी, क्या ये वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 1/√2? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मजा आएगा करने में। एक वेक्टर दिया है मुझे ये 1/√2i प्लस 1/√2j। अब ये बताना है मुझे कि ये जो गिवन वेक्टर दिया है मुझे, क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये नल वेक्टर है, क्या ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √2, और क्या ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1/√2? सवाल ये कि शुरू कहां से करें? तो अब क्लू पकड़ना रहता है, किसी भी प्रॉब्लम में क्लू पकड़ना रहता है। इसका टेल को पकड़ो यार पहले, और टेल को पकड़ के चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ। रस्सी अगर चढ़नी होती तो पहले, सबसे पहले ऊपर का नहीं पकड़ते, सबसे पहले नीचे का सिरा पकड़ते, और पकड़ते 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 ऊपर चले जाते। अब देखो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जवाब बच्चे बताओ जल्दी। यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका क्या मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यस। नल वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, ये वो वेक्टर है, ऑप्शन 3 बोल रही है, इसका मैग्नीट्यूड, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √2 है। और लास्ट वाला ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1/√2। तो आप बोल रहे हैं कौन से श्रेय की बात कर रही है? तो ये मैग्नीट्यूड का खेल है पूरा। ये किसका खेल है ये पूरा? ये मैग्नीट्यूड का, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, और यहां कुछ मैग्नीट्यूड्स दिया हुआ है। मतलब ये इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लूं, मैं इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो ये वेक्टर मुझे पता चल जाएगा कि ये इनमें से कौन से किस कैटेगरी में फिट हो रहा है। चलो करते हैं। लेट दिस गिवन वेक्टर बी, इस गिवन वेक्टर को मैं मान लूं लेट ये वेक्टर है वेक्टर ए, मान लिया इसको मैंने 1/√2i प्लस 1/√2j। सिंस मैं जानता हूं कि किसी वेक्टर को जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं axi प्लस ayj। ये इसके दो पार्ट्स हैं, ax इसके x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ay इसका मैग्नीट्यूड है अलोंग y एक्सिस। इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ax की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/√2 एंड ay की वैल्यू भी मेरे पास आएगी 1/√2। और मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि इसका सिरा पकड़ना पड़ेगा। सिरा बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड का हिंट दे रहा है, वो मैग्नीट्यूड पकड़ो और मैग्नीट्यूड पकड़ के ऊपर चलो। तो इसका वेक्टर क्या, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए भी लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az, तो इसमें है नहीं, होल अंडर रूट। ठीक है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, a इज इक्वल टू होल अंडर रूट ax की वैल्यू कितनी? 1/√2 दिख रहा है बच्चों, 1/√2। यार यहां लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा यहां से बेटा यहां लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1। ax क्या है? ax है 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस ay की वैल्यू भी है कितनी? 1/√2, तो लिख दो 1/√2 होल स्क्वायर। az तो है ही नहीं अपने पास, बस इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते जाओ और मैग्नीट्यूड मुझे बताओ ना यार बच्चों, आपसे पूछना है मुझे। जिन बच्चों ने अभी तक कैलकुलेट करके लिख दिया होगा 1, वो अच्छे बच्चे हैं, वो 90+ वाले बच्चे, मैं गारंटी दे रहा हूं। जिन बच्चों ने a इज इक्वल टू 1 उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया होगा, मेरे साथ साथ मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको 90 एंड अबव से लाने से कोई रोक नहीं सकता।
आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाब होने से कोई रोकने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है। लिखो a इज इक्वल टू, चेक कर लें यार, 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 होता है √1 और इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितनी मजेदार प्रॉब्लम थी ये, आया ना मजा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। माइंड यू आगे और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रॉब्लम आने वाले। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते। थोड़ा सा ये लोग जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। अब अगली प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग और मजेदार। और आज याद रखो, मुझे थोड़ा जल्दी चलूंगा भाई, मुझे आज पैरेललोग्राम लॉग कंप्लीट करना है और आपको ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा के फील लानी है थोड़ी सी। जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ना, जब ही तो फील आती है बढ़िया सी, वो बहुत जब ही मज़ा आता है। तो खेल खेल में ये भी पढ़ लेंगे आज हम। ओके, बड़ा इसको रब करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मॉइस्चर, कोई बात नहीं। चलो एक सेकंड प्रॉब्लम की तरफ तुम्हें ला रहा हूं, और ये सेकंड प्रॉब्लम है, क्या है भाई सेकंड प्रॉब्लम, लिखो। आज का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, इसके पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 1 था। द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस j इज, इसको मैं बाद में कराऊंगा, आपके लिए छोड़ूंगा। और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाला पहले करा दूं, आसान वाला बाद में। यस, दैट्स द प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, मजेदार। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 7i प्लस 24j, 7i प्लस 24j, कैप्स लगा दो ना भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह दो वेक्टर दिए हैं। अब क्वेश्चन ये है, द वेक्टर having the magnitude of vector b and direction of vector a is option A 5i plus 2j, option B I plus 2j, option C 15i plus 20j, option D 15i minus 20j। वाओ, वेरी इंडीड, बड़ी मजेदार प्रॉब्लम, बहुत एंजॉय करोगे, बड़ा मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम में। देखो जरा क्या दिया, यू आर गिवन 2 वेक्टर्स हियर एज यू कैन सी। पहला वेक्टर है हमारा 3i प्लस 4j, दैट इज टर्म्ड एज वेक्टर A। और सेकंड वेक्टर क्या दिया है, सेकंड वेक्टर दिया है वेक्टर B विच इज 7i प्लस 24j। तो भाई ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा वेक्टर बताइए, ऐसा वेक्टर निकालिए, कैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो है उतना ही जितना वेक्टर बी का, और जिसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की है। आया ना प्रॉब्लम, मजे आया ना प्रॉब्लम है तुम लोग को, ये कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप एक नया वेक्टर निकालिए, थर्ड वेक्टर निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड तो साफ वेक्टर बी का होना चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। यहां पर 2 की एरियाज आर देयर। फर्स्ट की एरिया कौन सा, नंबर 1, ठीक। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। यार मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम समझ चुके, कितने मैग्नीट्यूड निकालने के कितने सारे प्रॉब्लम्स किए हमने। और नंबर 2 जो की पॉइंट है वो ये कि यूनिट वेक्टर का मुझे कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए।
यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब मैं क्लास में होता तो आपको पूछता बेटा बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है, सब बच्चे मुझे मालूम है एक बार में बोल देते यस सर यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। फिर मेरा दूसरा सवाल होता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप फटाफट मुझे फॉर्मूला भी इसका बता देते हैं ना। फिर मेरा तीसरा सवाल होता है बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप अगर याद है किसी ने नोट्स अपने प्रॉपर बना रखे तो आपको मालूम होगा, आप फटाफट बोलते सर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में हम इस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये उसके फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के ऊपर इसके मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये वेक्टर उसको अपनी डायरेक्शन दे देता। अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन लगा दूं तो वो वेलोसिटी के मोर और लेस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने लगती है एट दैट मोमेंट, है ना। कोई डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, वो किसी भी लाइन में हो सकता है, अगर मैं डायरेक्शन लगा दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी, अगर जिस बच्चे को नहीं मालूम तो लिख लो अभी, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू को चेंज किए बिना उसको अपनी डायरेक्शन दे देता है, असाइन कर देता है, उसको डायरेक्शन दे देता है अपनी। तो अब मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो b का लेकिन जिसकी डायरेक्शन a की। देखो जरा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये है, रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो साहब b, दैट ऑफ वेक्टर b, यानी b बचा, एरो हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, लेकिन जिसकी डायरेक्शन वेक्टर a की। तो किसी भी वेक्टर को आपको डायरेक्शन देना हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का आप उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, कहने की जरूरत नहीं, एग्जाम में बहुत आता है। तो ये एक मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो है b, लेकिन जिसकी डायरेक्शन a की। तो डायरेक्शन a की कैसे आएगी, जब आप उसमें यूनिट वेक्टर a का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर तो दिया नहीं है और ना b का मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम दोनों निकालेंगे ना। तो देखो, और आगे अगली स्टेप क्या आएगी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और मैं जानता हूं कि वेक्टर a कैप को मैं क्या लिखता हूं, किसी वेक्टर को। अब यहाँ यही तो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जो अभी तक हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट सब यहाँ यूज होने वाले हैं। तो किसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, वी गेट द यूनिट वेक्टर। अभी वही बताया था, वेक्टर a को वेक्टर b के a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर बचेगा। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर। अब यहां देखो वेक्टर a दिया हुआ है, हाँ यार वेक्टर a तो दिया हुआ है। तो अब क्या चाहिए मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एज वेल एज व्हाट इज a। यस, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्या होगा, इज इक्वल टू b। मेरे पास स्पेस की कंस्ट्रेंट यहां लिख रहा हूं यार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू b। क्या फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला होगा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या होगा, ये होगा a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम तो कर ही लिए इसके ऊपर बेस्ड हमने। तो अब जरा इसको भी कैलकुलेट कर लो। यहां बताओ bx की वैल्यू क्या है, वेक्टर b को देखो, ये हो गया bx इक्वल टू 7, तो ये आ गया 7 स्क्वायर प्लस bi प्लस bj, bxi प्लस b। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b, जनरल फॉर्म इसका वेक्टर b का क्या होगा, ये होगा bxi प्लस byj। तो bx की जगह आ गया 7, तो bx की जगह आ गया आपका 7, तो ये bx की जगह 7 स्क्वायर प्लस by स्क्वायर फॉर्मूला, by की वैल्यू कहां से आएगी, देखो ये वेक्टर b को लिखने का जनरल फॉर्मूला और ये इसकी गिवन वैल्यू। तो by की जगह आ गया 24, तो 24 स्क्वायर। करते जाओ ना यार इसको और आगे थोड़ा सा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालना है। 49 प्लस 24 का कितना होता है, 576। कितना आई इसकी वैल्यू b की, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ऊपर लिख दो यार, यहां लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, है ना, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 625
इज इक्वल टू 25, बी की वैल्यू आ गई 25। ये सिंपल कर चुके हैं। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही तो मेन प्रॉब्लम है जो एग्जाम में, इसीलिए तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई थी पहले। अब उसका एप्लीकेशन है यहां। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो यार। मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स आई, किसको, वेक्टर ए को ऐसा लिख सकता हूं। जनरल फॉर्म है ये गिवन फॉर्म, और ये इसका जनरल फॉर्म ए वाई जे। ठीक, तो ए वाई, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, होल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो 3, तो 3 स्क्वायर आ गया, और ए वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 स्क्वायर आ गया। सॉल्व करोगे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो बी ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई 5। इतना जरा जल्दी नोट करो, होपफुली सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए बोर्ड तैयार कर लूं। नोट कर लिया होगा सबने। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है ये, तो बी की वैल्यू चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फिर ए की वैल्यू चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला है ये किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का, और ये किसी वेक्टर को लिखने का जनरल मेथड है ये। वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, प्लस आएगा यहाँ बीच में, इत्थे प्लस लिखो, और ये वेक्टर बी को लिखने का जनरल फॉर्मूला बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, एक और आएगा, अभी के की जरूरत नहीं, यहां भी नहीं दिया। तो ए एक्स की वैल्यू 3, ए वाई की वैल्यू 4, बी एक्स की वैल्यू 7, बी वाई की वैल्यू 24। तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने। बी की वैल्यू आई 625, देखो यहाँ 49 प्लस 576 कितना होगा 625, जिसका अंडर रूट 25 होता है रूट। और इसी तरह ए की वैल्यू आएगी 16 अंडर रूट 16, जिसका अंडर रूट 25, अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू आई 5। तो बी की वैल्यू आई 25 और ए की वैल्यू आई 5। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, मेरा इसका काम हो गया। इसको भी साफ कर दो, मैदान साफ। ये 2 की एरियाज थे, अब मैं इनको यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या मजेदार प्रॉब्लम है ये, देखो मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ओके, तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हुआ, आप दोबारा लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज बी की वैल्यू 25 अपॉन ए की वैल्यू 5। अब वेक्टर ए आ गया, तो वेक्टर ए कितना है 3i प्लस 4j। अरे यार ये जगह है ना, इसमें ये जगह बड़ी दुख देती है कभी कभी जब कम हो जाती है जगह। कोई बात नहीं, यहां से लिख लो नीचे से। रिक्वायर्ड वेक्टर यहां से लिख रहा हूं बेटा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर, b अपॉन a वेक्टर a, ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो b की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 25, a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 5। मुझे यकीन है अब तक बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा और चैट बॉक्स में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। और a क्या है, a है यार 3i प्लस 4j। 5 से 25 को मारा हमने, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 5 3 सा 15i प्लस 5 4 सा 20j। तो ये वेक्टर है जो रिक्वायर्ड है। देखो यहां है क्या, ढूंढो ढूंढो, ये रहा वेक्टर C इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना मजेदार प्रॉब्लम ये वाली। अभी पिक्चर बाकी है, ये देखो ये करेक्ट ऑप्शन, कितना मजेदार प्रॉब्लम थी। ठीक, अब यार ये मन में आता है कि क्या ये मेरा आंसर सही है, क्या इसको चेक कैसे करूं। नोट कर लो, इसको चेक करना देखते हैं, अभी बताते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाए। अभी बताता हूं आपको इसको कैसे चेक करें। ओके, इसका भी काम हो गया, इसको भी भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखो जरा चेक कैसे करते हैं। ये बोलते हैं साहब के जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर भी कहां है,
इसके बराबर होना चाहिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आया था 25, देखो चेक करो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आया था 25। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आता है 25 तो मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर को मैंने लिख लिया वेक्टर आर। तो देखो वेक्टर आर को लिखने का तरीका क्या होता है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, किसी भी वेक्टर को लिखने का यही तरीका होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है मेरा वेक्टर आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स की वैल्यू है 15, ये दिख रही है आपको 15, आर एक्स आई 15 आई, आर एक्स की जगह 15, तो यहां फॉर्मूला में 15 स्क्वायर प्लस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू आर वाई जे, और मुझे रिक्वायर्ड वेक्टर मैंने जो फाइंड आउट किया वो 20 जे, तो आर वाई की जगह 20, तो आर वाई की जगह 20 स्क्वायर। चेक करना बच्चों, देखते हैं किसका आंसर आता है सही। देखो मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड यानी 25 के इक्वल है, मुझे चेक करना है अपना आंसर, क्या मेरा आंसर सही भी है। तो करना है यार जरा इसको, बच्चों ने कर भी लिया होगा यार, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम क्वाइट श्योर। ये हो गया 225 प्लस ये 400, कितना हो गया 625। तो जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यस इट इज 25, माय आंसर इज करेक्ट। इसका वेक्टर, इसका आंसर का वेरिफिकेशन और भी इंटरेस्टिंग आया ना मजा। और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, बहुत मजेदार प्रॉब्लम्स है एक के बाद एक। चलो ये मिटाए, होपफुली कि आपने सबने बहुत इंजॉय किया होगा, बड़ा मजा आया होगा। तो जिस चीज को आप फॉलो करोगे ना तो मजा तो आएगा बेटा उसमें, बस मेहनत है यार, बस मेरे साथ साथ आप चलते रहिए, मेरे साथ साथ ही हमारे जितने भी टीम है, हमारी टीम के साथ साथ आप चलते रहिए, हम सबके इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते रहिए, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। और फिजिक्स को तो हम लोग आपके लिए बेटा इतना आसान बना देंगे, तो आप बोलोगे यार हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, हमें तो फिजिक्स से ही प्यार हो गया। यही कोशिश है हमारी, होल हार्टेड सिंसियर एफर्ट हमारा ये है कि आप फिजिक्स को सब एंजॉय करो, है ना, आपके लिए फिजिक्स हम बहुत आसान बना देंगे। चलो ये भी मिटा दूँ और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। एक असाइनमेंट आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे, मिलता जुलता प्रॉब्लम है आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये क्या दे रहा हूँ आपको, इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम ये है आपके लिए मिलता जुलता प्रॉब्लम। द यूनिट वेक्टर I प्लस j इज ऑप्शन ए k कैप, ऑप्शन बी I प्लस j। द यूनिट वेक्टर along I प्लस j, अरे यार ये तो खेल है इसमें वर्ड में, along यानी I प्लस j की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इनमें से कौन सा है, ऑप्शन ए वेक्टर k कैप, I कैप प्लस j कैप, वेक्टर ऑप्शन सी वेक्टर I कैप प्लस वेक्टर j कैप अपॉन √2, और डी वेक्टर I कैप प्लस j कैप अपॉन 2, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, करो जरा अटेम्प्ट, में देखता हूं आपको आंसर चेक करता हूं अभी। तो मान लिया कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू I प्लस जे, ये मान लिया मैंने वेक्टर ए। तो अब ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे जो इसकी डायरेक्शन में, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है यार, मतलब क्या निकालना है, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन ए, ये निकालना है यार। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मान लिया अगर ये वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो ए कैप इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन ए क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यही होगा ना फॉर्मूला। तो ये देखो अगर ये वेक्टर a, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हुआ ax की वैल्यू 1, लिख दो इसको थोड़ा सा, इसको हम लिख सकते हैं axi प्लस ayj, कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, axi प्लस ayj। तो ax की वैल्यू भी 1, ay की वैल्यू भी 1, तो ये इन दोनों की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो a की वैल्यू आई रूट टू, a की वैल्यू आई रूट टू, यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई, रूट टू आ गई। अब लिख देता हूं इसको, डायरेक्ट लिख सकता हूं अब तो मैं, है ना, अब डायरेक्ट लिख देता हूं यहां। तो यही तो है फॉर्मूला मेरे पास यूनिट वेक्टर निकालने का, ये निकालना था ना मुझे, ये देखो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए आ गया, इसको इसके मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दिया, तो आई प्लस जे अपॉन रूट टू। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ भाई आ गए हम, ये ऑप्शन सी, ये बैठा है मेरा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, इसके ऊपर बेस्ड, तो होपफुली कि ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बहुत इसके इस टाइप के, इस वैरायटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। तो आप बोल रहे होगे सर वो क्या हुआ, आपने जो बोला था इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, तो चलो आ गए उस पड़ाव के ऊपर हम। अब तो और भी इंटरेस्टिंग फेज आ गया हमारे प्रॉब्लम्स का। चलो आज जरा जल्दी जल्दी करना है यार, मुझे टाइम निकालना है बच्चों के लिए। किसका टाइम निकालना है? पैरेललोग्राम लॉ। कोशिश करता हूं आज, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने बढ़िया बढ़िया हैं अभी यार, कैसे छोड़ दूं इन प्रॉब्लम को, कुछ छोड़ नहीं सकता मैं आपके लिए। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कैसे छोड़ दूं? लग जाने दो, एक टर्न लग गया तो क्या हो गया यार, हम कुछ छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे छोड़ दें यार। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ पार्टिकल हैज, एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल नंबर 3 या 4, क्या 4, अ पार्टिकल हैज क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है भाई, 3i प्लस 4j, एंड अब यूनिट वगैरह होगी कितनी, ऐसा ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी यूनिट, और क्या होगी, एंड एक्सेलरेशन, ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन, टाइम सेव कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ कितना 0.4i प्लस 0.3j, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। इट्स स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी है, मेरे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7√2 यूनिट, अब यूनिट तो दी नहीं ना, इससे मैंने यूनिट लिख दिया इसको। ऑप्शन बी ये है 7 यूनिट, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी 8.5 यूनिट, ऑप्शन डी लास्ट ये है 10 यूनिट। आओ इस प्रॉब्लम को देखें अब, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो यार, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है मैं जानता हूं, व्हाट वी आर गिवन। हमेशा किसी प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करें तो गिवन डेटा जरूर लिखना चाहिए अलॉन्ग विद देयर अप्रोप्रिएट सिंबल। तो हम सब जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं इसमें यहां एरो लगा दूंगा, बस इतनी सी बात। यू के ऊपर एरो लगा दो, बात हो गई। तो कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी, ये दी हुई है 3i प्लस 4j, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन तो साफ लिखा हुआ है, इसका बॉडी का एक्सेलरेशन इतना है 0.4i प्लस
0.3 अच्छा, अब कितनी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी है? तो टाइम 10 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मालूम है आपको क्या होता है डेटा लिखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जब आप डेटा लिखना शुरू करते हो ना, तो डेटा लिखते लिखते आपको पता चल जाता है यार कौन सी इक्वेशन यूज होने वाली है। अब ये u a t ये सब कहाँ आते हैं? ये सब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में। देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब के ऊपर सिर्फ एरो लगा दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेक्टर u t प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वायर। टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम के ऊपर नहीं आएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, बस वेक्टर साइन लगा दिया आपने। और थर्ड इक्वेशन तो आपको बता दूं, थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म में है, उसके ऊपर एरो नहीं आता। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप बोलोगे यार ये सेकंड थर्ड इक्वेशन के ऊपर एरो क्यों नहीं आता? तो ये थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा। अब हम जब पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और जब हम पढ़ेंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर भी तो किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का ही तरीका है ना। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट स्केलर बन जाता है। ये अगला टर्न होगा हमारा जब हम स्टार्ट करेंगे, और भी बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिलती है, डायरेक्शन कहीं चली जाती है, डायरेक्शन अपना रोल खत्म कर देती है, बहुत इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। और कब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन मेंटेन्ड होती है, कहाँ होता है ऐसा? ये डेली लाइफ में ही होता है। बहुत मजा आएगा आपको। चलो धीरे धीरे सफर आगे बढ़ाएंगे ना। तो ये थर्ड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं होता। कितने इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में होते हैं? ओनली दीज टू। फोर्थ वाला डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर सेकंड, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, वो भी इसी फॉर्म में है। एस एन इक्वल टू यू प्लस वेक्टर ए बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। ये आपको सबको शायद होपफुली फॉर्मूला मालूम होगा, 9 का है ये। चलो यार आ जाते हैं यहाँ पर। अब सवाल ये होता है कि मैं इनमें से इक्वेशन 1 यूज करूँ या इक्वेशन 2 यूज करूँ या इक्वेशन 3 यूज, कौन सा करूँ? तीनों ही हो जाते हैं, तीनों से हो जाएगा प्रॉब्लम। ये तीनों मेथड से सॉल्व हो जाएगी। मैं फर्स्ट वाला यूज करूंगा, शॉर्टेस्ट है ये। देखो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, क्या बचा? v बचा, मैं इससे यूज कर लूंगा। अच्छा, u दिया हुआ है, a दिया है, t दिया है, यहां से s निकालूंगा, हाँ s आ जाएगा। s की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो v आ जाएगा, हाँ उससे भी आ जाएगा। सेकंड मेथड से, दोनों से करा दूं। चलो दोनों से करते हैं। पहले इक्वेशन 1, सिंस v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a t, ओके, v फाइनल वेलोसिटी है। एट द स्टार्ट जो वेलोसिटी होती है इनिशियली एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, उसको u से डिनोट करते हैं। आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो ये मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। u की वैल्यू कितनी दी हुई है? ढूंढो मेरा u, ये है कितना, और पीछे से ला रहा हूं ताकि मेरे पास बोर्ड में सफिशिएंट जगह मिले। तो ये यहां से शुरू कर रहा हूं बेटा। हाँ, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u, कितनी है वेक्टर u की वैल्यू? 3i प्लस 4j, ये इसकी वैल्यू, प्लस वेक्टर a की वैल्यू कितनी? 0.4i प्लस 0.3j। यार इंटू 10 कर देना, अगर ना दिख रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, शायद दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो 3i u की वैल्यू प्लस 4j ये दी हुई है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यस ये दी हुई है। तो एक्सेलरेशन 0.4i प्लस 0.3j, 0.3j एक्सेलरेशन, ओपन कर दो ब्रैकेट, 3i प्लस 4j प्लस, अब ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए लगा दिया। 10 का मल्टीप्लाई आपने किया 4 में, तो ये हो गया 4i प्लस 10 का मल्टीप्लाई 0.3 में किया तो ये हो गया 3j। तो ओवरऑल कितना हो गया? 3i प्लस 4i, ये हो गया 7i, 4j प्लस 3j, ये हो गया 7j। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? इतनी हो गई। लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स दिए। ये ऑप्शंस किस में दिए? मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिए ऑप्शंस का। ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया, कौन सा है इसमें? स्पीड मतलब
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, है ना। तो अब मैं जानता हूं, देखो जरा यहां वेक्टर v को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी वेक्टर को कैसे लिखता हूं, v x i प्लस v y j ऐसा लिखता हूं। तो यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, हाँ यहां से मुझे vx की वैल्यू मिल जाएगी। यहां लिख दो, नीचे जगह है तो है, तो चलो यहां लिख दो ना, यहां भी जगह है। vx की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 7 मिल रही है। और vy की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, मुझे ये भी 7 मिल रही है। इतना नोट करो जरा बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब ये हटाऊं जरा, आपके लिए जगह बनाओ, ठीक है। तो वेक्टर v का मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है उसका, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यार अब तो करके दिखा दो, कर भी दिया होगा बहुत से बच्चों ने, आई एम क्वाइट श्योर। vx की वैल्यू कितनी, 7, vy की वैल्यू कितनी, उसकी भी 7, तो ये कितना हो गया, 7√2, है ना। डायरेक्ट कर दो यार, 7 बाहर निकाल लो, निकाल लिया, स्क्वायर्ड 1 + 1, तो ये आया 7√2 यूनिट। ढूंढो क्या 7√2 है क्या, यस, ऑप्शन 1, हियर इट इज, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 7√2 यूनिट। बहुत मजा आया, मुझे तो कराने में मजा आ गया, आपने भी इंजॉय किया होगा। कर लो बेटा, इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी आ रही है इसके बाद, और मजेदार प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। चलो अगली प्रॉब्लम की तरफ आए। अब तो मजा आ रहा होगा ना, ये वाला आपके लिए छोड़ा बेटा। सेकंड मेथड से सब बच्चे ट्राई करना। पहले u की वैल्यू पुट करो और a की वैल्यू पुट करो, s निकालो, s का मैग्नीट्यूड निकालना, s का मैग्नीट्यूड, s निकाल के वेक्टर s निकाल के वेक्टर s का मैग्नीट्यूड निकालना, फिर s का मैग्नीट्यूड निकाल के आप u का मैग्नीट्यूड निकालो, s का मैग्नीट्यूड निकालो। थर्ड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे निकालना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है आप जानते हैं। तो आप निकालो u का और a का मैग्नीट्यूड निकालो, और आप मैग्नीट्यूड निकाल के आप यहाँ पुट करो, u का और a का निकालो। पहले s का आएगा, वेक्टर s आएगा, वेक्टर s की वैल्यू फाइंड आउट को यहाँ पुट करो, फिर आप इसको यूज करो, आपका एक और मेथड से आंसर आ जाएगा। क्यों करवा रहा हूँ सेकंड मेथड से, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस ही तो पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब जगह। अब अगली प्रॉब्लम यार मैं डिक्टेट कराऊंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड बहुत चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं आपके पास। अब देखो मैंने शीट दी हुई है सब बच्चों को, अब आप धीरे धीरे उस शीट का इस्तेमाल करो भाई। अभी भी हालांकि अगले टर्न से आपको और शीट के प्रॉब्लम बहुत मिलेंगे जब हम पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर आएंगे। अरे पैरेललोग्राम लॉ की फिर याद आ गई मुझे, उसमें तो कितने इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम सवाल बनते हैं यार। मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, डिक्टेट करवाऊंगा, ये आप लोग लिखो यार। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो बेटा, अ बॉडी इज मूविंग। आज का प्रॉब्लम नंबर शायद ये 5th है, लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूं, अ बॉडी इज मूविंग, मिलता जुलता है। अ बॉडी इज मूविंग विथ initial velocity of, a body is moving with initial velocity of 2I plus 9j meter per second. A body is moving with an initial velocity of 2I cap plus 9j cap meter per second. It accelerates with, कितना एक्सेलरेशन है, 0.8I, मैं कैप लगाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लोग लगा सकते हो, -0.2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड इज, magnitude of displacement in 10 सेकेंड इज, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है s, ये निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और ये उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब ऑप्शन भी लिख लो,
ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए ये है 50 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर, ऑप्शन डी ये 200 मीटर। ये मेरे ऑप्शन से और ये गिवन प्रॉब्लम है। आई एम क्वाइट श्योर कि बच्चों ने शुरू भी कर दिया होगा यार। बच्चों अभी सीधी सीधी प्रॉब्लम आ रही है, अभी घुमाने फिराने वाली प्रॉब्लम नहीं है, अगली प्रॉब्लम घुमाने वाली होगी, अगली प्रॉब्लम घुमाने वाली होगी। तो ये अभी सीधी सीधी प्रॉब्लम। ओके देखो ये भी प्रॉब्लम भले ही सीधी सीधी प्रॉब्लम ही है, लेकिन है बड़ी मजेदार। लिख लो आप ये प्रॉब्लम, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन भी लिख लो। बोर्ड आपके सामने है, सारा पूरा मैदान आपके सामने है, मारो मैदान अपना। ओके ये मेरा इक्वेशन है भाई। अब मुझे सेकंड इक्वेशन यूज करना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसमें आता है? सेकंड इक्वेशन में आता है। टाइम और यू टी ए किस में आता है? सेकंड इक्वेशन में आता है। क्या मुझे यही दिया हुआ है? हाँ यू दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन। और क्या दिया हुआ है? टाइम। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन टू यूज? यस इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। ओके तो अब यहां देखो, मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, वेक्टर एस इज इक्वल टू यू। यू की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 9j होल टर्म मल्टीप्लाइड बाई टी। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 10, तो यहां 10 का मल्टीप्लाई आ गया, प्लस 1/2 आ गया। अब क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, कितना है? 0.8 i प्लस रादर माइनस 0.2j। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? टी स्क्वायर से हो रहा है, तो 100 लिख दो। ये 100 लिख दिया, कुछ नहीं किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। और वेक्टर फॉर्म के में कैसे लिखा? कुछ नहीं, इसमें भी एरो लगा दिया और अब इन सब की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वेक्टर एस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10 2 20, 20i प्लस 10 9 90j प्लस, अब ये 100 का 8 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.8 में, तो ये हो जाएगा 80। और 80 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 40i। दोबारा देख लो, 100 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो 800, लेकिन ये 8 नहीं है, 0.8 है, तो 100 का मल्टीप्लाई 0.8 में तो हुआ 80, और 80 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ गया 40, माइनस 0.2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 100 में 2 का करोगे तो 200 आएगा, लेकिन 0.2 का 100 में करोगे तो 20 आएगा। और 20 को जब ये आप ब्रैकेट ओपन करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा, देखो ये 20 हो गया, 10, 2 से डिवाइड किया 10 जी। ठीक है, 100 इंटू 0.2 200, या 0.1 2 से डिवाइड करोगे 0.1 का आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10 जी। इसको आगे सॉल्व कर लो। 20i प्लस 40i कितना होगा? ये होगा 60i प्लस 90j माइनस 10j कितना होगा? 80j। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में ना दिया जाए, बल्कि इस फॉर्म में दिया जाए। ठीक, ये हो गया, मान लिया हमने ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या होगा? माइनस 60i प्लस 80j। ऑप्शन सी वो क्या लिख देंगे? ऑप्शन सी लिख देंगे 60i माइनस 80j। ऑप्शन डी ब्ला 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 3i प्लस 4j। बोलेंगे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी। अगर इतना ही छोड़ दें तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। अगर इतना ही छोड़ दें कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट इनमें से कितना होगा, अगर ये ऑप्शंस आते तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर होता, ऑप्शन है। ये ऑप्शन बी। अब ये किया क्या इन्होंने? बस ये माइनस प्लस यहाँ पर शिफ्ट कर दिए थोड़े से, और कुछ नहीं किया। दोनों को माइनस लिख दो यहाँ, माइनस 60i और माइनस 80j। ऐसे ही तो प्रॉब्लम बनते हैं,
प्रॉब्लम बनते कैसे हैं? ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी आएगा? ये। लेकिन ये तो मैंने एक ऐसे ही बीच में प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके बताई। अगर ऐसा आए तो तब भी ये भी आप नोट कर लो, अगर ऐसा आता, अगर ऑप्शंस ये होते तो ये हमारा ये आंसर सही आता। अब मेरे ऑप्शंस ये हैं, चलो अब इसको कैसे करेंगे? होपफुली कि ये सबने नोट कर लिया होगा, ये मिटा रहा हूं। ये तो बोल रहे हैं साहब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जरा, सेंस वेक्टर एस को मैं कैसे लिख सकता हूं? एस एक्स आई प्लस एस वाई जे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस एक्स की वैल्यू कितनी? 60 एंड एस वाई की वैल्यू कितनी? 80। इसका मतलब एस का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे? एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, ऐसा निकालते हैं। अब यहां मैं आ सकता हूं, वहां आ सकता हूं। तो s इज इक्वल टू होल अंडर रूट एस एक्स की वैल्यू कितनी है? 60 स्क्वायर आ गई, एस एक्स की वैल्यू स्क्वायर्ड हो गई है, प्लस ये प्लस एस वाई की वैल्यू कितनी? 80 स्क्वायर्ड। मैंने भी एस वाई को स्क्वायर्ड कर दिया, ठीक है। यस इट इज राइट, मिटा दूं? ओके तो ये हो गया 60 स्क्वायर 3600, 80 स्क्वायर 6400, ऐड कर दो यार, कितना हो गया ये? 0 0 0 0 1 10,000, ठीक है। तो S इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 मीटर, 100 मीटर। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? 50 150, ये रहा मेरा करेक्ट ऑप्शन। इट इज कितना? 100 मीटर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया ना मजा? सीधा सीधा प्रॉब्लम था, इसमें बिल्कुल नहीं घुमाया था, इस प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं घुमाया था, बिल्कुल सीधा सीधा प्रॉब्लम। चलो अब टाइम का कंस्ट्रेंट है मेरे पास, आज का लास्ट प्रॉब्लम, बल्कि एक दो प्रॉब्लम और करवा दूं 5 मिनट का टाइम लेके, पैरेललोग्राम लॉ हम अगले टर्म में स्टार्ट कर देंगे। ये प्रॉब्लम्स ही इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगा यार मैं कैसे बिना प्रॉब्लम कराए छोड़ दूं। आज का पूरा मैंने प्रॉब्लम आपको कराया, प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड मैंने आज आपको एमसीक्यूज कराने की कोशिश की। ये सीधे सीधे प्रॉब्लम थे, घुमाया फिराया बिल्कुल नहीं, एक प्रॉब्लम में थोड़ा घुमाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 6, घुमावदार प्रॉब्लम है ये, थोड़ा घुमाएंगे इसमें। चलो नोट कर लो जल्दी से, बड़ा मजा आ रहा है मुझे सॉल्व कराने में, आपको सॉल्व करने में भी मजा आ रहा होगा। जब तक आपको मैं प्रॉब्लम तो डिक्टेट करा दूं यार, लिखो आज की लास्ट प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है। लिखो, अ कार इज मूविंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, घुमाने वाली है थोड़ी सी। लिखो, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with a speed of 5 meter per second, 5 meter per second, full stop, in 1.414 second, in 1.414 second, in 1.414 second इट टर्न्स, घूम जाती है, मैंने कहा था ना घुमावदार प्रॉब्लम करवाऊंगा। इट टर्न्स, घूम जाती है, टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ घूम जाती है, विथ सेम स्पीड, उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए। इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ द सेम स्पीड, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity and the acceleration is, the magnitude of change in velocity and the acceleration is। बहुत मजेदार प्रॉब्लम है ये, यहां से आपके थोड़े से वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम मेनली आपके वेक्टर्स में डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको एलेबोरेट करने के लिए प्रॉब्लम है ये वाली। तो जो मेरे ऑप्शंस हैं वो ये हैं,
इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना, मिस मत करना कोई भी, और अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करना। ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा मजा आने वाला है आपको इस प्रॉब्लम को समझने में, देखना जरा। ऑप्शन सी 5√2 मीटर पर सेकेंड एंड 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी है 5√2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे क्या सर, सब तो मिलते जुलते हैं, बड़ा कंफ्यूज कर दिया। ये प्रॉब्लम ही बड़ी कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। इस प्रॉब्लम से आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो बेटा, इस प्रॉब्लम को अब हम अटेम्प्ट करते हैं। एक बार दोबारा प्रॉब्लम थोड़ी सी बता दूं। एक बॉडी है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है विथ 5 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ की तरफ यानी लेफ्ट टर्न लेती है बिना अपनी स्पीड चेंज किए हुए, और 1.414 सेकेंड में टर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। टाइम दिया हुआ है आपको 1.414 सेकेंड। तो बोल रहे हैं कि बताओ इसमें वेलोसिटी तो चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई वेलोसिटी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई। तो सवाल ये कि वेलोसिटी चेंज हुई तो हुई कितनी? तो उस चेंज इन वेलोसिटी को निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है, ब्ला। तो ये है प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखो ये ले ली हमने एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस हो गई ईस्ट, वाई एक्सेस हो गई नॉर्थ, और ये साउथ और ये वेस्ट। देखो ये बॉडी जा रही थी यहाँ, ये ऐसे जा रही थी, ये इसकी इनिशियल स्पीड। फिर बॉडी ने टर्न लिया टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये जब बॉडी ने टर्न लिया तो ये अब इसकी फाइनल स्पीड होगी। टाइम टी में ये बॉडी ऐसे घूम गई। मैंने बोला था ना प्रॉब्लम घुमाने वाली है, इतनी भी घुमावदार नहीं है, एक ही टर्न आया। तो ये प्रॉब्लम बॉडी ऐसे ईस्ट की तरफ जा रही थी, फिर ऐसे टर्न हो गई। ठीक, तो ये फाइनल इनिशियल जो वेलोसिटी जो शुरू में है वो ईस्ट की तरफ, वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब उसने घूम गई बॉडी तो डायरेक्शन चेंज हो गई। आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी होती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब देखो u किसकी तरफ है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। तो ये मेरा आई कैप है, और ये मेरा यूनिट वेक्टर जे कैप है टुवर्ड्स नॉर्थ। ये तो मैं जानता हूं। तो वेक्टर u इज इक्वल टू 5, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और आई कैप लगा दो तो ये टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5। स्पीड तो उतनी है, डायरेक्शन चेंज हुई है, तो डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये भी ठीक ठाक। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। और चेंज इन वेलोसिटी मैं जानता हूं ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यू आ गया। अब कुछ नहीं यार, रख दो वैल्यूज। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या हो गया? 5j माइनस 5i। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। और चेंज इन वेलोसिटी को मैं माइनस 5i प्लस 5j भी लिख सकता हूं। लेकिन ये बोल रहे हैं साहब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। तो यार मैग्नीट्यूड निकालना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है? डेल्टा वी का ये वेक्टर वी है, वेक्टर डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा -5 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर कितना? 25। 5 स्क्वायर प्लस, चलो यार लिख दो 25 प्लस, यार थोड़ा और स्टेप कम करो, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कितना हो गया? 5√2। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 5√2। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग, दो अड़े 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब या तो सी या डी। अब ये कौन डिसाइड करेगा ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी? ये एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूं कितना?
5√2 और टाइम 1.414, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5√2। 1.414 क्या होता है? √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आया ना मजा? कितना एक्सेलरेशन आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो पता चला ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत जल्दी समझा दूं, दोबारा देख लो बेटा। देखो एक बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी हुई है। ईस्ट की तरफ मतलब वो मैंने पॉजिटिव एक्स मान लिया उसको, तो एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ आई होता है, तो इनिशियल स्पीड हो गई 5, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई कैप। अब बॉडी ने लेफ्ट टर्न ले लिया नॉर्थ की तरफ, यानी लेफ्ट टर्न ले लिया, तो बॉडी ऐसे घूम गई, बिना स्पीड चेंज किए हुए बॉडी घूम गई, ठीक। तो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जब वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम कुछ और होती है तो वो फाइनल होती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 जे की तरफ, उसके जे कैप का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में लगी अलॉन्ग पॉजिटिव वाई। तो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो डेल वी इसका सिंबल है, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है अभी, 5j माइनस 5i। इसको मैं लिख सकता हूं i पहले j बाद में, तो माइनस 5i प्लस 5j। अब ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है अब, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड 5√2। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी 5√2, टाइम टेकन दिया है 1.414, जिसको मैंने √2 लिखा, √2 मतलब 1.414, तो एक्सेलरेशन आपका आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आज हमने सॉल्व किए। प्रॉब्लम अभी भी ढेर सारे स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन टाइम की बड़ी कमी है। हम जब ऐप में आएंगे ना तो हमारे पास बहुत टाइम होगा, हम 1.5 घंटा 2 घंटे तक आराम से क्लास खींच सकते हैं, और इतने ढेर सारे प्रॉब्लम एक ही सेशन में हम लगातार कर लेंगे कि पता मालूम क्या होगा। फिर प्रॉब्लम में लिख रहा हूँगा और आप बोलेंगे सर आंसर आ गया, यहाँ प्रॉब्लम कंप्लीट लिखी या प्रॉब्लम बताई, जब तक तो आपके पास शीट भी आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 2 पता चला विदिन मिनट्स बच्चों का आंसर भी आ गया। तो हर प्रॉब्लम को 2 या 3 मिनट में सॉल्व करने का हमें प्रैक्टिस हैबिट डेवलप करनी है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। होपफुली आज आपका बड़ा एंजॉयबल सेशन रहा। अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।